Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रेन कराची से लाहौर आ रही थी। अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ट्रेन की एक बोगी में सवार तमाम मुसाफिर जान बहक हो गए, सवाए एक खानदान के जो कि 7 अफराद पर मुश्तमिल था। मौजूदाना तौर पर बच गया था। उन 7 अफराद में एक लड़की भी शामिल थी और बच जाने के बाद उस लड़की के दिमाग में ये सवालात सर उठाने लगे थे कि आखिर अल्लाह ने हमें ही क्यों बचाया, आखिर अल्लाह हमसे ऐसा क्या खास काम लेना चाहता है। दूसरी तरफ एक लड़के के घर मोहल्ले की औरत आती है और वो उस लड़के की अम्मी को कहती है कि तुम्हारा बेटा ना चल सकता है ना देख सकता है, तुम इसके लिए दुआ क्यों नहीं करती। वो लड़के की अम्मी कहती है कि मैं तो इसकी सेहतयाबी के लिए बहुत दुआ करती हूँ, मगर वो औरत कहती है कि नहीं, तुम दुआ ये किया करो कि अल्लाह इसकी मोहताजी को आसानी में बदल दे और इसको जल्द अपने पास वापस बुला ले। पास बैठा वो लड़का भी ये गुफ्तगू सुन रहा होता है और उसके सर पर खौफ के बादल मुंडलाने लगते हैं। वो लड़का अपने बचपन को याद करने लगता है कि जब वो 2 साल का था तो पोलियो की वजह से उसकी टांगें मुतासिर हुई थीं। इस लड़के का बचपन बच्चों के ट्राईसाइकिल के पैडल्स को हाथों से मूव करते हुए गुजरा। इसको कुदरत के मनाजिर से बहुत प्यार था। सूरज, जिसे ये अपना दोस्त कहा करता, सूरज की रोशनी में कुदरत के मनाजिर को ड्रॉ किया करता था। ये लड़का अखबारात के लिए कहानियां भी लिखता और एक दफ़ा जब ये गली के ट्यूशन सेंटर में 7th क्लास में पढ़ रहा था तो इसने एक कहानी अखबार को भी लिख भेजी और जब वो कहानी छप कर आई तो ये लड़का उस कहानी को अपनी आंखों से पढ़ ना सका। आंखों के सामने आता हुआ एक पर्दा इसको इसकी बेनाई से महरूम कर गया था। रेटिना डिटैचमेंट ने इसकी बेनाई ज़ायल कर दी थी। डॉक्टर से रुजू किया तो खबर ये मिली कि अब वो कभी भी देख नहीं सकेगा। डॉक्टर्स की इस तरह की खबर सुनकर ही मोहल्ले की वो औरत उस लड़के की अम्मी से इयादत करने के लिए आई थी। वो औरत तो चली गई मगर उस लड़के के अंदर मुकालमा शुरू हो गया। मुकालमा डिसेबिलिटी और एबिलिटी के दरमियान। डिसेबिलिटी कहती है कि ज़िंदगी की शाहराह बहुत तवील और मुश्किल है, तुम इसका मुकाबला कैसे करोगे। एबिलिटी कहती कि तुम अपने हाथों से बहुत कुछ कर सकते हो। डिसेबिलिटी कहती कि तुम तो देख भी नहीं सकते, तुम जिंदगी की शाहराह कैसे देखोगे। एबिलिटी कहती कि आवाज़ भी मनाजिर बनाया करते हैं, मनाजिर भी रोशनी हुआ करते हैं, तुम भी अपनी समात को रोशनी बना सकते हो। डिसेबिलिटी कहती कि ज़माना बहुत तेज़ है, तुम ज़माने के साथ कैसे डील करोगे। एबिलिटी कहती कि तुम अपने आप को अपडेट करते चले जाना, क्योंकि वो शख्स कामयाब होता है जो कि मुसलसल मेहनत करता रहता है, वो शख्स कामयाब नहीं होता जो कि बहुत तेज़ होता है। इन अ नटशेल उस लड़के ने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जो चीज़ वो कर सकता है, ना कि वो जो काम वो नहीं कर सकता। लड़के ने लिखने के लिए अपने घर में मौजूद टाइपराइटर पर अपने वालिद की मदद से टाइपिंग शुरू कर दी और पढ़ने के लिए उसने एक अजीब खेल खेला। इसने पार्टनरशिप करना शुरू कर दी। मोहल्ले के चंद लड़के फ्लूट बजाया करते थे, फ्लूट के शौकीन हुआ करते थे। इस लड़के ने भी फ्लूट सीखना शुरू कर दिया। इसको अपनी सीखने की सलाहियत पर इतना यकीन था कि इसने बहुत जल्द फ्लूट पर महारत हासिल कर ली थी और इतनी महारत के वो तमाम लड़के अब इसके शागिर्द बन चुके थे और हर रोज़ रात को इसके घर महफिल लगा करती थी। कोई 7-8 लड़के इसके घर फ्लूट सीखने हर रोज़ आ जाया करते थे, मगर इसने एक शर्त रख दी। इसने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो सही फ्लूट, मगर एक शर्त है कि तुम मुझे हर गाने के बदले एक चैप्टर रिकॉर्ड कर दिया करना। और उन लड़कों ने ऐसा ही किया। उन लड़कों ने हर गाने के बदले एक चैप्टर रिकॉर्ड करके इस लड़के को दिया और यूं इसके पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा और वो सिलसिला MA उर्दू तक जा पहुंचा। 1995 में उस लड़के के घर जब टेलीफोन कनेक्शन लगा तो उसकी चांदी हो गई। उस लड़के को लगा कि अब वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। उसी साल FM 100 ने भी अपनी नशरियात का आगाज किया था। जब कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ तो इस लड़के ने भी कॉल्स करना शुरू कर दी। इसकी कॉल इतनी पॉपुलर हुई इसके तलफ़ुज़ और मुनफरिद कंटेंट की वजह से कि इसे हर रोज़ 50 से 60 कॉल्स आना शुरू हो गई। एक दिन उस लड़की की कॉल भी आई। जी हाँ, वही लड़की जो कि ट्रेन हादसे में मौजज़ाती तौर पर बच गई थी।
वो लड़की उस लड़के को कहती है कि मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी बहनों का किरदार कितना अहम है और अब मुझे उनकी शादी का भी पता चला है, तो जो आपके पढ़ने लिखने का कंटेंट है वो मैं आपको तैयार कर दिया करूंगी, मैं आपको बुक्स रिकॉर्ड कर दिया करूंगी कैसेट पर। उस लड़की ने ऐसा ही किया और उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन वो लड़की उस लड़के को कहती है कि आप अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे, आपकी शादी होनी चाहिए। वो लड़का कहता है कि मेरे साथ कौन शादी करेगा, पागल हुई हो। लड़की कहती है कि मेरे बहुत से जानने वाले हैं, मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूंगी और बहुत जल्द मैं आपके लिए लड़की लेकर आऊंगी। 6 माह बाद उस लड़की की दोबारा कॉल आती है और वो उस लड़के को कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की, कोई भी लड़की आपके साथ शादी करने के लिए नहीं मानी। लड़का कहता है कि छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे तो पहले ही पता था, और सुनाओ। लड़की कहती है कि नहीं, बात चेंज मत करो, मुझे लगता है कि मेरी तुम्हारे घर में ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अब तुम्हारे साथ शादी करूंगी। लड़के ने उसे कहा कि देख लेना तुम्हारा ये फैसला जज्बात के जरिए से ना हो। लड़की ने कहा कि नहीं, तुम आजमा के देख लो। लड़के ने उसे एक नज्म के चंद मिसरे सुनाए। जितने खदशे तुझे मेरे साथ चलने में हैं, इस दोराहे पे रुक और उन्हें अपनी आंखों में तरतीब दे कि अभी तेरे हाथों का हर फैसला तेरे हाथों में है। लड़की ने कहा कि मैं तो फैसला कर चुकी हूँ। उस मोमेंट पे लड़की को अपने उस सवाल का जवाब मिल गया था कि अल्लाह ने उसे क्यों बचाया था ट्रेन हादसे में। उस लड़का और लड़की की शादी हो गई और पूरी दुनिया के लिए वो शादी एक एग्जाम्पल बन गई। और देखते ही देखते 7 नामवर लोगों ने डिफरेंट डिसेबल पर्सन्स को अपना जीवन साथी बनाया। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के सरबराह ने भी इस लड़के को रेडियो पर सुन रखा था। उन्होंने इसे एज अ टेली कम्युनिकेटर हायर कर लिया। इसने अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा काम करना शुरू किया। वक्त गुजरता गया और ये तरक्की पाता गया और अब ये डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और विलिंग वेज के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PR के तौर पे काम कर रहा है। रेडियो से इस लड़के का शौक शगफ राब्ता पहले की तरह ही बरकरार था। 2004 में जब मौस FM 103 ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया तो ये लड़का भी इंटरव्यू देने के लिए चला गया। स्टेशन डायरेक्टर के साथ 15 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही और जब इस लड़के ने पूछा कि मुझे ऑडिशन के लिए कब आना है तो स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि ऑडिशन, तुम्हें ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम 15 मिनट बाद अपना पहला प्रोग्राम करने जा रहे हो। और यूं इस लड़के का ब्रॉडकास्टिंग करियर शुरू हो गया। इस लड़के के शो ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। सेलिब्रिटीज़ आए इसके शो में, डिसेबल पर्सन्स के इंटरव्यूज़ किए गए और बेशुमार डिसेबल पर्सन्स अपनी लाइफ में फंक्शनल हो गए। ये लड़का यहाँ रुका नहीं, इसने सोचा कि क्यों ना टीवी पर भी शो किया जाए। वो कहते हैं ना कि शो का कोई मोल नहीं। टीवी चैनल्स को जब इसने आइडिया दिया तो इसके रेडियो शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 टीवी चैनल्स पर इसने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को होस्ट किया और यूं इसने इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये दुनिया का फर्स्ट टीवी एंड रेडियो होस्ट है विद मल्टी डिसेबिलिटी। 2010 में इसे बेस्ट आइकॉन अवार्ड दिया गया। 2015 में पीपल एसोसिएशंस अवार्ड से नवाजा गया। मैस कम्युनिकेशन और स्पेशल एजुकेशन के 9 डिफरेंट स्टडी प्रोजेक्ट्स में इस पर थीसिस लिखा गया। इस कहानी में जिन किरदारों को मैंने लड़का और लड़की कहकर मुखातिब किया है वो मेरे अब्बू और अम्मी हैं। मैं भी इस कहानी का एक हिस्सा हूँ। मेरे अब्बू का नाम मोहसिन नवाज और मेरी अम्मी का नाम मारिया मोहसिन, जो कि विसाल के नाम से मेरे अब्बू के साथ रेडियो पर को होस्ट भी हैं। मैं उनका बड़ा बेटा अली अहमद आवान हूँ और मेरे छोटे भाई का नाम सलमान अहमद आवान है। आज मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ इसका क्रेडिट भी मेरे पेरेंट्स को जाता है और आज मैं ऑन कैमरा ये वादा कर रहा हूँ अपने वालिदैन से कि मैं उनके तमाम ख्वाबों को पूरा करूँगा।